जुलाई 2014 उबर चाइना में एंटर करता है। एंटर करते ही वहां पर वो हर हफ्ते 320 करोड़ रुपए लूज कर रहा है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसमें आप हर हफ्ते 53 रेड चमचमाती फरारी 296 GTB खरीद सकते हो। अब हम सोचेंगे कि ये इतना ज्यादा पैसा जा कहां पे रहा था, तो ये सारा पैसा जा रहा था सब्सिडी देने में, क्योंकि उबर को चाइना में एंटर करना था और लोगों को उबर की आदत डलवाने के लिए उन्हें कैशबैक देना स्टार्ट कर दिया। यानी जो नए ड्राइवर उबर के लिए ड्राइव करेंगे या कोई कस्टमर जो उबर टैक्सी सर्विस देगा, तो दोनों को राइड कंप्लीट करने पर पैसे मिलेंगे। और इतने ज्यादा सब्सिडीज का उबर को फायदा भी दिख रहा था, लेकिन फिर बाद में महसूस हुआ कि जो ग्रोथ उन्हें दिख रही थी वो असल में एक फेक ग्रोथ थी। एक्चुअली हुआ यह था कि उबर के ड्राइवर्स उबर के साथ धोखा कर रहे थे। जो सब्सिडीज उबर ग्रांट कर रहा था उससे पैसे कमाने के लिए उबर ड्राइवर्स फेक अकाउंट से राइड बुक करते और खुद ही राइड कंप्लीटेड शो करवा देते और फिर उन्हें पैसे मिल जाते। इस फ्रॉड के बारे में उबर के फाउंडर ट्रेविस कैलिनिक को पता चल गया था, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसके बावजूद उन्होंने सब्सिडी देना बंद नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि आखिर ट्रेविस ऐसा क्यों कर रहे थे, जबकि माइक्रोसॉफ्ट जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है उसने भी उबर में $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट ने उबर को ये फजूल में पैसे वेस्ट करने के लिए दिए थे? और ये सब करने के बाद भी उबर चाइनीज मार्केट में फेल हो जाती है। आई नो हमें से बहुत से लोग इसे बेवकूफी मानेंगे, क्योंकि इसी आइडिया पर हम बहुत से लोगों के ट्वीट्स देख सकते हैं कि बाइजू ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2000 करोड़ रुपए कमाए और 4000 करोड़ का लॉस किया। यानी ये तो वही बात होगी कि ₹2 देके हम ₹1 वापस ले रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ये जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो इन कंपनीज को पैसे देते हैं, क्या ये सारे लोग बेवकूफ हैं? इन्हें कुछ समझ नहीं आता। और हम लोग जो 60,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए, अगर हम उबर की बात करें तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी उबर को पैसे लूज करने में सपोर्ट करी थी, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन ही होगा। वेल, यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और वो है ब्लिट्जस्केलिंग। लेकिन ब्लिट्जस्केलिंग के बारे में बात करने से पहले हम नजर डालते हैं टॉप कंपनीज के कुछ फाउंडर्स के आर्ग्यूमेंट्स पर। जैसे कि जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत बात करते हैं बूटस्ट्रैपिंग की, और इंडिया में हर किसी को जीरोधा पर प्राउड है कि कंपनी बनाओ तो ऐसे जिसने कोई भी पैसे नहीं लिए और साल का 2000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। अब हम लोगों को बेशक जीरोधा पर प्राउड हो, लेकिन नितिन कामत का इंटरव्यू देखें तो उसमें वो कहते हैं कि हर बिजनेस बूटस्ट्रैप नहीं किया जा सकता, और अगर उन्हें अभी 2023 में जीरोधा खोलनी है तो वो बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं खुलेगी। हर बिजनेस बूटस्ट्रैप नहीं कर सकते। देयर आर बिजनेसेस दैट रिक्वायर फंडिंग। अगर जीरोधा आज शुरू हुआ, देयर इज नो वे आई कुड बिल्ड इट बूटस्ट्रैप्ड। और तो और लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन का भी कहना है कि सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स इसीलिए इतना ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उन्हें स्केलिंग करनी आती है, और यही रीजन है कि आज भी यूएस में मैक्सिमम कंपनीज बड़ी बनती हैं। But actually the ability to scale is a key portion of this. इवन की ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का भी कहना है कि जो बिजनेसेस स्केलिंग नहीं कर पाते वो कभी भी $multi-billion की कंपनीज नहीं बना पाएंगे। तो आइए इन्हीं सभी आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लिट्जस्केलिंग होती क्या है। सरल भाषा में बोले तो ब्लिट्जस्केलिंग का मतलब है कि अपनी कंपनी को बढ़ाना बिना एफिशिएंसी पर ध्यान दिए। यानी पैसे वेस्ट हो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा मार्केट कैप्चर करो। हम इसे पेपैल के एग्जांपल से समझ सकते हैं। पेपैल के शुरुआती दिनों में पेपैल के फाउंडर्स सिर्फ इस चीज पर फोकस कर रहे थे कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा यूजर तक पहुंच सकते हैं। अब यूजर्स इंक्रीज करने के लिए उन्होंने रेफर एंड अर्न टेक्निक का यूज किया। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड को पेपैल रेफर करते हैं तो आपको और आपके फ्रेंड दोनों को $10 रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे, और इसी रिवॉर्ड के लिए काफी लोग अपने दोस्तों को पेपैल रेफर करते और इसीलिए यूजर्स बहुत जल्दी से इंक्रीज हो रहे थे। यहाँ पर पेपैल को इतना लॉस हो रहा था कि पेपैल के फाउंडर अपने दोस्त रीड हॉफमैन से कहते हैं, भाई कंपनी इतना लॉस कर रही है कि अगर तू इस बिल्डिंग के टॉप पर भी बैठ जाए और पैसे नीचे फेंकने लग जाए तो भी तू उतने पैसे नहीं फेंक पाएगा जितना कि हम पैसे रिवॉर्ड में दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद पेपैल को यूजर्स चाहिए थे। इवन की कस्टमर रिव्यूज पर भी उनका ध्यान नहीं था। शुरू में यूजर्स कंप्लेंट किया करते थे, लेकिन फिर भी उनकी कंप्लेंट्स कोई भी नहीं सुनता। एक बार तो ऐसा आया जब एक कस्टमर पेपैल के हेडक्वार्टर में पहुंच गया और उसने हंगामा कर दिया। किसी तरीके से फाउंडर्स ने उन्हें शांत किया। आप देख सकते हैं कि पेपैल किस हद तक अपने कस्टमर्स को इग्नोर कर रहा था। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं था, बस तब तक जब तक वो एक ह्यूज कस्टमर बेस नहीं बना लेते, क्योंकि उस वक्त फाउंडर्स का मानना था कि पेपैल को यूजर फ्रेंडली तो कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन यूजर बेस क्रिएट करना मुश्किल होता है। इसके बाद जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती रही उन्होंने रिवॉर्ड का अमाउंट कम कर दिया। पहले $10 से $5, फिर $5 से $0, और इवन अब पैसे ट्रांसफर करने के लिए उल्टा कस्टमर्स को पैसे देने पड़ते हैं। और आज हम इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं कि कैसे इलॉन मस्क, जो कि पेपैल के को फाउंडर थे, उनको बिलियनर बनाने के लिए पेपैल का बहुत बड़ा हाथ है। 1996 में अमेजॉन में सिर्फ 151 एम्प्लॉइज थे और इनका रेवेन्यू $5.1 मिलियन। लेकिन फिर 1999 तक अमेजॉन का रेवेन्यू पहुंच गया $1.64 बिलियन और 7600 एम्प्लॉइज यहाँ पर काम कर रहे थे। यहाँ पर एम्प्लॉइज 50 गुना हो गए और रेवेन्यू 332 गुना, और वो भी सिर्फ 3 सालों में। इसके बाद 2017 में अमेजॉन का रेवेन्यू हुआ 177 बिलियन और एम्प्लॉइज पहुंच गए 5,41,000। अमेजॉन की सक्सेस
ब्लिट्ज स्केलिंग का ही परफेक्ट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ब्लिट्ज स्केलिंग की कैसे जाती है। देखिए, ब्लिट्ज स्केलिंग करने के लिए 3 मेथड्स इंक्लूडेड हैं। मैं आपको ये तीनों मेथड्स बिजनेस के टर्म्स में नहीं बल्कि सिंपल और रियल एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला तरीका ब्लिट्ज स्केलिंग का आता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। इसका मतलब है कि अपने बिजनेस में कोई नई इनोवेशन करना। मान लीजिए कि आप आइसक्रीम बनाते हैं, लेकिन आपकी आइसक्रीम के लिए कुछ खास डिमांड नहीं आ रही, तो ऐसे में आप अपनी आइसक्रीम में एक इनोवेशन करते हैं। आप अपनी आइसक्रीम को ऐसे बनाते हैं कि उसे लिक करते ही आइसक्रीम का कलर चेंज हो जाता है। तो अब ये चीज बच्चों को मैजिकल लगेगी और आपकी आइसक्रीम की डिमांड हर शॉप में बढ़ जाएगी। अब यही बिजनेस मॉडल बन गया है और इस तरह से अब आप ब्लिट्ज स्केलिंग कर सकते हैं। हम इसे फेसबुक के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तब वो सिर्फ डेस्कटॉप पर ही यूज किया जाता था, लेकिन फिर मार्क ज़करबर्ग ने एक बड़ा मूव लिया और मोबाइल पर भी फेसबुक एक्सेस करवाया। ये अपने आप में एक बड़ा इनोवेशन था जिसे फेसबुक $2 बिलियन कमा सका। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी इनोवेशन। अब हम ब्लिट्ज स्केल करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इंस्टाग्राम टाइप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओन करते हैं, अब आपकी उस एप्लीकेशन में यूजर्स तो हैं ही, लेकिन अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए आप उसी एप्लीकेशन में ई कॉमर्स का फीचर भी लॉन्च कर देते हैं। यानी कि कस्टमर्स आपकी ऐप पर कोई भी प्रोडक्ट देखते ही उसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। हम दूसरा एग्जांपल नोकिया का ले सकते हैं। 2007 में नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी जिसकी वैल्यूएशन थी $99 बिलियन, लेकिन फिर एंट्री हुई एप्पल और सैमसंग की और इस सिचुएशन में नोकिया अपनी मार्केट में अपनी जगह बचाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। वो स्ट्रैटेजी इनोवेशन करता ही नहीं था और इसे 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने 1/10 प्राइस पर खरीदा, यानी सिर्फ $7 बिलियन में। लेकिन 2016 में इससे भी बुरा हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के सारे राइट $350 मिलियन में फॉक्सकॉन नाम की कंपनी को बेच दिए। अगर नोकिया समय में स्ट्रैटेजी इनोवेशन अपना लेता तो अपनी टॉप मोबाइल कंपनी की पोजीशन होल्ड कर सकता था। इसके बाद ब्लिट्ज स्केलिंग के लिए थर्ड मेथड आता है मैनेजमेंट इनोवेशन। मैनेजमेंट इनोवेशन में एंटरप्रेन्योर्स नए नए तरीके ढूंढते हैं जिससे एम्प्लॉइज को बेहतर तरीके से मैनेज और ऑर्गेनाइज किया जा सके। इसे हम मिंटेड कंपनी के सीईओ मैरियम नेफिसी के एग्जांपल से समझते हैं। ये कंपनी एक ऑनलाइन डिजाइन मार्केटप्लेस है और मैरियम कहती है कि वो जिस एरिया में स्ट्रांग नहीं है वो है एचआर, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा। इसीलिए वो इन पोजीशंस के लिए ऐसे एम्प्लॉइज को चुनती है जो ऑलरेडी किसी टॉप मैनेजमेंट कंपनी में काम कर चुके हों, ताकि वो इन कामों को डेलीगेट कर सके और इसके बाद वो क्रिएटिव काम पर ज्यादा ध्यान दे पाती है। और इसी तरीके से वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करके ब्लिट्ज स्केलिंग कर रही है। मैनेजमेंट हमारी लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस बुक की ऑडियो समरी आप गीगल एप्लीकेशन में हिंदी में सुन सकते हैं। यहाँ पर 180 से ज्यादा फ्री बुक समरीज अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। तो अगर आप टाइम वेस्ट करने के बजाय खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पर। अब इस वीडियो से हमारा मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी को ब्लिट्ज स्केल करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है विनर्स टेक ऑल, यानी अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर सिर्फ एक ही विनर हो सकता है तो आपको ब्लिट्ज स्केलिंग करनी ही पड़ेगी। हम इसे सोशल मीडिया के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब जिस प्लेटफॉर्म पर हमारे सबसे ज्यादा फ्रेंड्स हैं हम उसी को यूज करेंगे, ना कि कोई अभी जो नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा उसे। कंपैरिजन के लिए स्नैपचैट और इंस्टाग्राम को ही ले लीजिए, जहां पर स्नैपचैट के 464.8 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं पर इंस्टाग्राम के 1.28 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और विनर आपके सामने है। ब्लिट्ज स्केलिंग करने से पहले हमें दूसरी कंडीशन समझनी पड़ेगी और वो है टू बीट अप योर कंपटीशन। जब हमें अपने कंपटीशन से आगे निकलना हो तब भी ब्लिट्ज स्केलिंग की मदद हम ले सकते हैं। जैसे कि 1990s के दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने खुद को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में डोमिनेंट बनाने के लिए बहुत सी कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज और कंपनीज को खरीद लिया था। इनमें हॉटमेल, वेब टीवी, कूपर एंड पीटर जैसे बड़े नाम शामिल थे। इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केटिंग में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की और ऐसा करने से काफी देर तक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और आईबीएम को पीछे छोड़ पाया। ब्लिट्ज स्केलिंग के लिए थर्ड कंडीशन आती है गोइंग फास्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम रिसोर्सेज के साथ हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करें। इसका मतलब है कि वो काम करना जो दूसरी कंपनीज नहीं कर रही है और आप बिना किसी डर से बड़े रिस्क ले लेते हो, क्योंकि आपका फोकस बिजनेस ग्रो करने में होता है, उसकी एफिशिएंसी पर नहीं। क्लास पास एक फिटनेस कंपनी है जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर आप 2500 सिटीज में से कोई भी जिम, योगा, मार्शल आर्ट एक्सेट्रा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2015 में कंपनी की ओनर पायल कडाकिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया। वो चाहती थी कि 3 महीनों में उनका स्टाफ डबल हो जाए, जिससे वो दूसरी सिटीज में भी अपनी ब्रांचेस ओपन कर पाए। अब इस मिशन को अचीव करने के लिए उनकी टीम ने ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। उन्होंने पर्सनल नेटवर्किंग के थ्रू हायरिंग करना शुरू किया। जैसे कि अगर उनके एम्प्लॉय का कोई फ्रेंड किसी बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी के लिए काम कर चुका है तो बिना किसी फर्दर टेस्ट के उसे डायरेक्टली हायर कर लिया गया, इस एजम्पशन से कि इसको ऑलरेडी काम आता ही होगा। ऐसा करने से कंपनी ने बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा हायरिंग करी और कंपनी को ब्लिट्ज स्केल किया।
लेकिन दोस्तों ब्लिट्ज स्केलिंग हर कंपनी के लिए नहीं होती। इसे बेहतर समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट का। इस रेस्टोरेंट और अमेज़न की शुरुआत एग्जैक्टली 1994 में हुई थी। आज अमेज़न के दुनिया भर में लाखों एम्प्लॉइज और ये ऑनलाइन शॉपिंग के मार्केट में लीडर है। पर वहीं द फ्रेंच लॉन्ड्री में सिर्फ 60 लोगों का ही स्टाफ है, जो आज भी एग्जैक्टली उतना ही है। दोनों ही अच्छे बिजनेसेस हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अलग अलग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जहां अमेज़न बड़े स्केल पर बिजनेस करना चाहता है और बिलियन डॉलर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है, वहीं द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट डिपेंड करता है अपने हाई क्वालिटी के लोकल इंग्रेडिएंट्स पर, जो कि दुनिया के बेस्ट कुक ही बनाते हैं। अब क्योंकि ये लोकल फूड से रिलेटेड है, तो इसका एम लोकल रेजिडेंट्स को टेस्टी फूड प्रोवाइड करना है, और इसीलिए इसमें कभी ब्लिट्ज स्केलिंग की शुरुआत नहीं हुई। साथ में ब्लिट्ज स्केलिंग का ये भी मतलब नहीं है कि ब्लिट्ज स्केलिंग करके हम सक्सेसफुल ही हों। फॉर एग्जाम्पल इवन रीड हॉफमैन कहते हैं कि ब्लिट्ज स्केलिंग करके ये गारंटी नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कई इन्वेस्टर्स फिर भी कंपनीज में ब्लिट्ज स्केलिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो 5 कंपनीज तो डूब जाएंगी, इनमें से 2 या 3 थोड़ा बहुत रिटर्न देगी, लेकिन एक कंपनी जो जीतेगी वो बाकी सारे पूरे पोर्टफोलियो में बहुत पैसा बनवाएगी। फॉर एग्जांपल बेंचमार्क कैपिटल नाम की वीसी फर्म ने ईबे में $6.7 मिलियन इन्वेस्ट किए और 2 साल में ये पैसे 910 गुना हो गए। जस्ट इमेजिन अगर 2 साल में आपके पैसे 10 लाख से 91 करोड़ बन जाए। लेकिन वही बेंचमार्क कैपिटल ने वेबवेन नाम की एक कंपनी में $3.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन ये कंपनी सिर्फ 3 सालों में बैंकरप्ट हो गई। इसलिए ब्लिट्ज स्केलिंग ये इंश्योर नहीं करता कि हमें सक्सेस ही मिलेगी। वापस अगर हम उबर का एग्जांपल ले तो आज उबर एग्जिस्ट करता है 75 कंट्रीज में, लेकिन जब उबर ने चाइना में ब्लिट्ज स्केलिंग करने की कोशिश की थी तो उसका बहुत नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि वो वहां पे जीत भी नहीं पाया। लेकिन फिर भी आज उबर एक बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि कई बिजनेसेस को स्केल करना ही पड़ता है, और अगर हम बिना एफिशिएंसी पर ध्यान दिए बिजनेस को स्केल कर रहे हैं तो उसे हम ब्लिट्ज स्केलिंग करेंगे। ब्लिट्ज का मतलब है बिजली। ब्लिट्ज स्केलिंग करने के लिए हमने 3 मेथड्स देखे थे। पहला था कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन, यानी बिजनेस में ही कोई चेंज कर दो, जैसे कि आइसक्रीम को लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाए। फिर था स्ट्रैटेजी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था कि लेट से अगर आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसमें आप एक नया फीचर ले आते हो तो वहां से आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। फिर हमने देखा था मैनेजमेंट इनोवेशन, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था मिंटेड कंपनी की सीईओ मैरियम का, कि कैसे उन्होंने मैक्सिमम मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर दिया ताकि वो खुद फ्री होकर कंपनी को ग्रो कर सके। और फाइनली हमने देखा था कि ब्लिट्ज स्केलिंग कुछ टाइप के बिजनेसेस में ही किया जाता है, जिसमें सबसे पहला था विनर्स टेक ऑल, यानी अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे सिर्फ एक ही विनर हो सकता है तो उसमें ब्लिट्ज स्केलिंग आपको करनी ही पड़ेगी। बूटस्ट्रैप वाले मेथड से आप ग्रो नहीं कर सकते। सेकंड था टू बीट अप योर कंपटीशन, और थर्ड था गोइंग फास्टर। इसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि ब्लिट्ज स्केलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम जीत ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर बायजूस ने ब्लिट्ज स्केलिंग करी है तो ये नहीं कि वो पक्का जीतेगी, हो सकता है वो फाइनली डूब ही जाए। तो दोस्तों अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलें। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।